नमस्कार। गुरु दक्षिणा क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम विकारी शब्द का अंतिम भेद क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है, उसके कितने भेद हैं, वह सब हम जानेंगे। कुछ उदाहरण देखिए। छात्र पढ़ रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है, सूर्य चमक रहा है, वर्षा हो रही है, यह मेरा विद्यालय है, पुस्तक मेज पर है। इन उदाहरणों में रेखांकित पद क्रिया हैं। इनसे किसी कार्य के करने का, किसी घटना के घटने का, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। हम कह सकते हैं परिभाषा कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने, किसी घटना के घटने या किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति का ज्ञान हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। यह वाक्य का अनिवार्य अंग है। बिना क्रिया के वाक्य रचना संभव नहीं है। तो क्रिया क्या है? वाक्य में आए वह शब्द जो किसी भी काम के करने के बारे में बताते हैं, किसी घटना के घटने के बारे में बता रहे हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति के बारे में बता रहे हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे, ऊपर जो रेखांकित पद हैं वे सब क्रिया हैं। इनसे हमें यह भी पता चल रहा है कि क्रिया एक पद की भी हो सकती है और अनेक पदों की भी। मेरा विद्यालय है में ह, केवल ह आया है, यह क्रिया है। पुस्तक मेज पर है, इसमें भी ह। लेकिन ऊपर के उदाहरणों में दो दो तीन तीन पद आए हैं। पढ़ रहे हैं, चमक रहा है, हो रही है, दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक और बात इससे पता चलती है कि क्रिया वाक्य के अंत में आती है। वाक्य के प्रारंभ में कर्ता, वाक्य के अंत में क्रिया। हिंदी में वाक्य का यही क्रम होता है। अब आते हैं धातु पर। धातु क्या है? क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। मूल मतलब पहला। क्रिया का जो मूल अंश होता है वह धातु होता है। जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा, सो, खेल, देख, सुन, आ, जा, रो, बैठ आदि। मूल धातु आज्ञार्थक रूप में तू के साथ प्रयुक्त होती है। माने पहचानेंगे कैसे हम धातु को? धातु के मूल अंश के साथ हम तू लगाएंगे और अगर सही वाक्य बनता है, सही कहा जाता है, तो वह हमारी धातु है। जैसे तू खा, तू पढ़, तू लिख, तू गा, तू चल आदि। क्रिया का सामान्य रूप। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनका सामान्य रूप से हम प्रयोग करते हैं वे मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। जैसे पढ़ जमाना पढ़ना, लिख जमाना लिखना, गा जमाना गाना, देख जमाना देखना, ऐसे ही सुन जमाना सुनना आदि। धातु के भेद। धातु के 5 भेद हैं। पहला भेद है सामान्य धातु। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनाए गए रूप सामान्य धातु कहलाते हैं। जैसे सोना, पढ़ना, जाना, आना, लिखना आदि। व्युत्पन्न धातु। जो धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा अन्य किसी प्रकार बनाई जाती है, उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे पीना का क्या बना? पिलाना, पिलवाना। देने का देना, दिलाना, दिलवाना। रोना,
रुलाना, रुलवाना। तो ये थी व्युत्पन्न धातु। अब पढ़ेंगे नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। प्रायः इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग होता है। संज्ञा से देखेंगे लालच, उससे हमने बनाई नाम धातु क्रिया ललचाना। हाथ से बनाई हथियाना। बात से बतियाना। शर्म से शर्माना। विशेषण शब्दों से भी हम नाम धातु क्रिया बनाते हैं। चिकना, चिकनाना। गर्म, गरमाना। लंगड़ा, लंगड़ाना। सर्वनाम शब्दों से भी बनती है आप, अपनाना, मैं, मिमियाना। तो ये जितने भी रेखांकित पद हैं, जितनी भी रेखांकित क्रियाएं हैं, ये कैसी क्रियाएं हैं? नाम धातु क्रियाएं। इनको रेखांकित कर दिया, इससे ये आपको समझ में आ जाएगा। अब चौथा भेद, सम्मिश्र धातु। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना या होना क्रियापद लगाकर बनने वाले धातु रूप सम्मिश्र धातु कहलाते हैं। जैसे काम करना, नाम करना, काम होना, धीरे होना, धन्यवाद देना, मार खाना, नजर आना, डींग मारना, चक्कर मारना, पी जाना आदि। अब धातु का अंतिम भेद है अनुकरणात्मक धातु। अनुकरण क्या होता है? किसी को देखकर उसी के हिसाब से, अनु मतलब पीछे, करण मतलब करना, सामने देखकर उसके पीछे जो हम काम करते हैं, उसको देखकर जो काम करते हैं उसे कहते हैं अनुकरण करना। अनुकरणात्मक धातु ध्वनियों के अनुकरण से माने नकल से बनाई जाने वाली धातुएं अनुकरणात्मक धातु कहलाती हैं। जैसे भिन्न भिन्न, हमने आवाज सुनी भिन्न भिन्न, तो हमारी धातु क्या बनी, क्रिया क्या बनी? भिन्न भिनाना। टन टन से बनाई हमने टन टनाना। हिन हिन, हिन हिनाना। झन झन, झन झनाना। खट खट, खट खटाना। सन सन, सनसनाना। अब आते हैं हम क्रिया के भेद पर। क्रिया के दो तरीके से भेद किए जाते हैं। एक तो कर्मफल के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। यहाँ हम पहले आधार पर करेंगे। कर्मफल के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक, देखिए दोनों क्रियाओं में कर्मक कर्मक शब्द लगा है, माने क्रियाएं, कर्मक से मतलब काम, कर्म। उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं। कर्म माने कर्म, माने ऐसी क्रिया जिसमें कर्म का होना ना पाया जाए। स उपसर्ग का अर्थ होता है साथ, और कर्म माने कर्म, माने ऐसी क्रिया जिसमें कर्म का साथ हो, कर्म का होना पाया जाए। तो नाम में ही परिभाषा छिपी है, फिर भी हम परिभाषा देखेंगे। अकर्मक क्रिया, वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, माने जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म की जरूरत ही नहीं होती, और जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। देखिए वाक्य में कर्म नहीं है तो क्रिया का फल किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। इसीलिए ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की अपेक्षा ना हो और जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, हंसना, सोना, टहलना, खिलना, उड़ना, भागना, जागना आदि। उदाहरण भी देखेंगे। मोर नाचता है, मोहन हंसता है, चिड़िया उड़ रही है। तीनों उदाहरणों में हम देखेंगे क्रिया का जो फल है वह कर्ता पर पड़ता है। नाचने का जो फल है किस पर पड़ा? मोर पर, और मोर क्या है? कर्ता। ऐसे ही मोहन हंसता है, हंसने की क्रिया का फल किस पर पड़ा? कर्ता पर, मोहन पर,
और चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया के उड़ने का फल किस पर पड़ा? उड़ने की जो क्रिया है इसका फल किस पर पड़ा? चिड़िया पर, कर्ता पर। तो समझ में आ गया? अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं होता और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया, अभी मैंने बताया, स माने साथ, कर्म माने कर्म। वाक्य में जो क्रिया कर्म के साथ आती है और जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, देखना, पढ़ना, लेना, देना, खेलना आदि। उदाहरण देखेंगे, राम ने बेर खाए। खाने का जो फल था किस पर पड़ा? बेर पर। बेर यहाँ क्या है? कर्म है। तो यह कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। वह पाठ पढ़ता है। पढ़ने की जो क्रिया है इसका फल किस पर पड़ा? पाठ पर। ऐसे ही राम ने रावण को मारा। मारने की जो क्रिया है उसका फल किस पर पड़ा? रावण पर। सो हमने देखा कि इन उदाहरणों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानेंगे कैसे? बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। तो बच्चों देखेंगे जरा, अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए वाक्य में आई क्रिया से पहले क्या प्रश्न लगाकर पूछेंगे। यदि उत्तर में कर्ता को छोड़कर कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ प्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे रमेश खाना खा रहा है। हमारी क्रिया क्या है? खा रहा है। हम इसके आगे क्या लगाएंगे? क्या खा रहा है? उत्तर आया खाना। तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। रेखा चित्र बना रही है। क्रिया देखिए, बना रही है। क्या बना रही है? चित्र। तो ये भी सकर्मक क्रिया। कविता सो रही है। अब आप देखिए, क्रिया रही है, इसमें हम प्रश्न करेंगे क्या रही है, क्या सो रही है? तो कविता तो हमारा कर्ता है ना, कर्ता को छोड़कर होना चाहिए था कोई उत्तर, तो यहाँ कोई उत्तर नहीं मिल रहा। तो कविता सो रही है अकर्मक क्रिया है। बच्चा हंस रहा है, क्रिया है हंस रहा है। इसके आगे क्या लगाएंगे? क्या हंस रहा है? कोई उत्तर नहीं मिलता। बच्चा करता है, कर्ता तो कर्म नहीं हो सकता, इसलिए यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। कुछ बातों का ध्यान रखना और जरूरी है। वह क्या? कि सकर्मक क्रिया पदों के बारे में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कर्म के उपस्थित न होने पर भी कर्म की आवश्यकता बनी रहती है। देखना, खाना, पीना, सुनना, बोलना, लेना जैसी सकर्मक क्रियाओं में यदि कर्म का प्रयोग न भी हुआ हो, अर्थात वह छिपा हुआ हो, तो भी ये क्रियाएं सकर्मक मानी जाती हैं। जैसे बच्चा खा रहा है। अभी हम प्रश्न करें खा रहा है, क्या खा रहा है? उत्तर नहीं मिलता, लेकिन हम जानते हैं कि बच्चा खा रहा है तो कुछ न कुछ तो खा ही रहा है। वह यहाँ पे कर्म कैसा है? छिपा हुआ है, अप्रत्यक्ष है। मोहन पढ़ रहा है। पढ़ रहा है क्रिया है। क्या पढ़ रहा है? अब हमें नहीं पता, वो कुछ तो पढ़ रहा है, कहानी है, कविता है, अखबार है, कुछ न कुछ पढ़ रहा है, इसलिए पढ़ रहा है सकर्मक क्रिया है। राम लिखता है, तो ये भी हमारा लिखता है क्रिया है। क्या लिखता है? कुछ नहीं पता, कहानी लिख रहा है, कविता लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, पाठ लिख रहा है, तो वो सब छिपा हुआ है, कर्म छिपा हुआ है, तो भी यह कर्म के न दिखाई देने पर भी यह सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही हरीश गा रहा है। क्या गा रहा है? गीत गा रहा है, कहानी गा रहा है, कुछ तो गा रहा है, तो वह हमारा क्या है? छिपा हुआ है। तो यहाँ पर ये कौन सी क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है। मैं समझती हूँ आपको अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान अच्छे से हो गई होगी और क्रिया का
संरचना की दृष्टि से क्रिया के जो भेद हैं उन्हें हम दूसरे वीडियो में क्रिया भाग 2 में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।